इतना बड़ा दिमाग रखे हो कि तुम्हारा दिमाग कुछ भी हजम कर सकता है, असंख्य इनफाइनाइट नॉलेज को हजम कर सकता है, इतना पावरफुल है तुम्हारा मोबाइल। तो 125 GB, 228 GB, 532, 36 GB, बस ये इनफाइनाइट GB। और 1990 से पहले मूवी है, उनका नाम क्या है? प्रेम रोग, रोटी, रोटी कपड़ा और मकान, क्योंकि ये सारी चुनौतियां थी। 1991 के बाद मूवी का नाम क्या है? जिस्म, मर्डर। अब हमसे वो खरीदते थे कॉर्न, 5 रुपया केजी। हमको क्या बेचते थे? कॉर्नफ्लेक्स, 100 रुपए का 100 ग्राम। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि कॉमर्स पॉलिसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पहले फेज में 1600 से 1757 में EIC वाज अ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, ये हमने डिस्कस किया। एक व्यापारिक संगठन था। 1757 से 1813 EIC was a political power. The third phase starts till 1857 because of इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने ब्रिटेन में एक बहुत ताकतवर क्लास को जन्म दिया, मैन्युफैक्चरिंग क्लास, उत्पादक वर्ग। ये 3 फेज हमने डिस्कस किए। तो 1600 से 1757 ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, व्यापार कंपनी। 1757 से 1830 पॉलिटिकल पावर, कंपनी इमर्जेस एज अ पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति बनकर उभरी कंपनी। कहां? बंगाल में। और 1813 से 1857 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का परिणाम रहा कि ब्रिटेन में एक ताकतवर तबका पैदा हुआ, मैन्युफैक्चरिंग क्लास, उत्पादक वर्ग। और इस उत्पादक वर्ग ने भारत की पूरी कहानी बदल दी। जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया ना, कल मैंने एग्जांपल दिया LPG 1991, LPG 1991 पूरी कहानी बदल गई, पूरी कहानी, भारत की पूरी कहानी बदल गई। 1991 से पहले का भारत अगर देखना है, अगर तुम 1991 के बाद पैदा हुए हो और उसके पहले का भारत तुम्हें देखना है, तो तुम मूवी देखो। जिस डिकेड को भी भारत को समझना है, सबसे प्यारे तरीका कि तुम्हें 1950 के भारत को समझना है, 1950 की कोई मूवी देख लो। 1960 तेरे 2 टकिया की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए। 1970, 1980, 1990। और 1990 से पहले मूवी है, उनका नाम क्या है? प्रेम रोग, रोटी, रोटी कपड़ा और मकान, क्योंकि ये सारी चुनौतियां थी। 1991 के बाद मूवी का नाम क्या है? जिस्म, मर्डर। तो 1991 LPG लिबरलाइजेशन, इकोनॉमी बदल गई, ओपन इकोनॉमी। इससे पहले क्या थी? क्लोज्ड इकोनॉमी। मैं एक 3 डायग्राम बना देता हूं, 3, तो उसमें मैं ज्यादा आसानी रहेगी समझने में। समझ लो यार, कहानियां सीख लो हमसे। मतलब अवध ओझा से पढ़ने के बाद अगर तुम्हारे जीवन में दुख और असफलता रह गई तो तुम समझ तुमने अवध ओझा से पढ़ा ही नहीं। मतलब अवध ओझा से पढ़ने के बाद अगर तुम्हारे जीवन 2 चीज अगर रह गया, दुख और असफलता, तो तुम समझ लो कि तुमने अवध ओझा से पढ़ा ही नहीं, फिर तुम किसी और से पढ़ रहे थे। और पढ़ाऊंगा नहीं, इसकी तो गारंटी है 5 लाख %।
कुछ लोग मैसेज करें, अच्छा अब आने लगे, अबे गधे में कभी नहीं पढ़ाऊंगा। अवधोजा किसी को पढ़ाने के लिए नहीं हुआ, इतने बड़े बड़े टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, जाओ भाव उनसे, अवध ओझा से सीख लो। है अब ये डायग्राम देखो, इंडिया बिफोर 1991, भारत 1991 से पूर्व, इंडिया आफ्टर 1991, इंडिया 1991 के बाद। इकोनॉमी कैसी है? बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी। बंद अर्थव्यवस्था, बंद क्लोज इकोनॉमी। इस पीरियड में हम जब चाइना जाते थे, वहां से नेपाल, जब हम नेपाल जाते थे वहां से पेन लाते थे, पेंसिल बॉक्स लाते थे, हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी कि अरे भैया नेपाल पेंसिल बॉक्स लाए हैं, और पेंसिल बॉक्स 3D मॉडल का है और उसमें चीजें डलती हैं, एक रूलर होती थी 3D मॉडल की, और वही सब जन्नत। और आज ओपन इकोनॉमी, एप्पल का फोन इस्तेमाल कर रहे हो, एप्पल का, इकोनॉमी बदल गई। दिल्ली के किसी भी मॉल में पूरी दुनिया का सामान तुम्हें मिलेगा, शॉपर स्टॉप। उन्नीस सौ 91 से पहले 2 ही गाड़ियां थी भारत में, एक पद्मिनी, एक एम्बेसडर। अब टोयोटा, MG हेक्टर, मर्सिडीज। पॉलिटी, अलायंस, रीजनल पार्टीज, पैसा आ गया ना, NDA, UPA, अलायंस, UPA, NDA। राज्य के पास पैसा आ गया तो राज्य में क्षेत्रीय दल ताकतवर हो गए, रीजनल पार्टीज। AIADMK, DMK, TDP, समाजवादी, RJD। यहां पे सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल ऑर्डर, वन पार्टी। पॉलिटी, सोसाइटी ट्रेडिशनल, औरतें साड़ी पहनेंगी, आदमी पैंट शर्ट पहनेगा, कुर्ता पजामा पहनेगा। मूवी देखो, यहां वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन तो आई है, वेस्टर्नाइजेशन बहुत ज्यादा है। लिव इन रिलेशनशिप, सोसाइटी का सबसे बड़ा पार्ट लिव इन। यहां पे तो लोग इस पीरियड में तो कोई सोच ही नहीं सकता था। रिलीजन, रिचुअलिस्टिक, पूजा पाठ। लेकिन अभी रिलीजन, स्पिरिचुअलिज्म, इतने बाबा बढ़ गए हैं, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। इस पीरियड में 1-2 बाबा दिखाई पड़ते थे, पैसा था नहीं, अशांति थी नहीं, मोबाइल था नहीं, सब शाम को घरों में बैठ के ढोल लेके भजन गाते थे, रामायण पढ़ते थे, हंसते थे, हंसाते थे, मस्त रहते थे। खाने के नाम पे क्या था? देसी चीजें थी। आलू उबाल लिया ठंडक के मौसम में, मतलब ठंडक में आलू ही आलू उबाल लिया,
मटर हुआ मटर ले आए खा रहे हैं, चना पैदा हुआ चना खा रहे हैं, वो सब एंजॉयमेंट था। अभी बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, केएफसी, पूरा भारत बदल गया। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग क्लास मैन्युफैक्चरिंग क्लास मैन्युफैक्चरिंग क्लास ने 19th सेंचुरी के इंडिया को बदल दी। अब ये डायग्राम देखो, यही तो है सोच का विकास। यही तो है सोच का विकास, और क्या है? इतना बड़ा दिमाग रखे हो, ये तुम्हारा दिमाग कुछ भी हजम कर सकता है, असंख्य इनफाइनाइट नॉलेज को हजम कर सकता है, इतना पावरफुल है। तुम्हारा मोबाइल तो 125 GB, 228 GB, 532, 36 GB, बस ये इनफाइनाइट जीबी। इनफाइनाइट जीबी, इनफाइनाइट। पहला क्या किया? सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रलाइज्ड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अच्छा, पहले इकॉनमी बता दें। इकॉनमी इकॉनमी चल रहा है ना, तो इकॉनमी फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड पर स्टार लगा लो, फ्री ट्रेड। बट इंडिया इज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, इंडिया इज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। सो unbiased free trade, unbiased, sorry, India is a colony of Britain, so biased free trade, biased, unbiased, biased. What quality? राजनीति क्या है? अर्थव्यवस्था की संरक्षिका है, और राजनीति किसके हाथ में है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में। तो उन्होंने आर्थिक नीतियां ऐसी बनाई कि इंडिया बिकेम एग्रीकल्चरल फार्म हाउस फॉर इंडस्ट्रियल ब्रिटेन। तो फ्री ट्रेड तो रहा, बट बायस्ड फ्री ट्रेड, स्टार बना लो, बायस्ड, एक तरफा, एक तरफा। क्यों? क्योंकि भारत क्या है? कॉलोनी है ब्रिटेन का। इकोनॉमी में फ्री ट्रेड। दूसरा, 1813 के बाद तुम देखोगे इकोनॉमी में फ्री ट्रेड। क्यों फ्री ट्रेड? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंड 33, एंड ऑफ द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म, भारत का बाजार सबके लिए गया। और 33 में तो व्यापारिक अधिकार पूरी तरह खत्म, पढ़ा गए। प्लस सेंट्रलाइजेशन, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सेंट्रलाइजेशन। देखो पॉलिटी में चेंज हो गया, पॉलिटी में चेंज हो गया। सोसाइटी, मॉडर्न एजुकेशन, (1835) मैकाले डिक्लेरेशन, आधुनिक शिक्षा 1835 मैकाले डिक्लेरेशन। अरे बोले इंग्लिश मीडियम, मॉडर्न एजुकेशन इंग्लिश मीडियम। बोले काहे भैया? बोले काहे? अरे भैया, ये आधुनिक शिक्षा पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ेंगे, हमारे कल्चर से इंप्रेस्ड होंगे। जब हमारे कल्चर से इंप्रेस्ड होंगे तभी तो हमारा सामान खरीदेंगे। ये जो हम सामान बाहर भेज रहे हैं, भारत भेज रहे हैं,
किसी भी देश की समाज को, संस्कृति को बदलना हो, उसकी शिक्षा ने हाथ में ले लो। शिक्षा बहुत बड़ा हथियार है। किसी भी देश की समाज, संस्कृति को बदलना, उसकी शिक्षा अपने हाथ में ले लो। अब हिंदुस्तान का बच्चा नर्सरी में है, वो डोमिनोज जाएगा, मैकडॉनल्ड जाएगा, वो भारतीय बाटी चोखा की दुकान बोला बोला ओ बाटी चोखा पापा इट्स नॉट गुड, इट्स स्टिंगी, स्मेलिंग। मॉडर्न एजुकेशन 1835, मैकाले कहता है, अपने पिताजी को कहता है कि इंडियंस इन ब्लड एंड कलर विल बी इंडियंस। खून और रंग में तो वो भारतीय होंगे, पर सोच में इंग्लिश होंगे। और तुम्हारी सोच किससे पता चलती है? एक फोटो लगाओ विवेकानंद की, एक फोटो लगाओ डॉक्टर अंबेडकर की, एक फोटो लगाओ महात्मा गांधी की, और तीनों आदमी का ड्रेस देखो और सोच पता चल जाएगी। विवेकानंद इज अ स्पिरिचुअल मैन। डॉक्टर अंबेडकर लव्स द वेस्टर्न लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। सूट नहीं उतारते वो। गांधी इज अ सेंट। सोसाइटी, सोशल रिफॉर्म्स, सती सिस्टम को खत्म कर दिया। इकोनॉमी में न्यू रेवेन्यू सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम, रैयतवारी, महलवाड़ी। अरे बोले यार जमींदारी करोगे, सारा पैसा जमींदार ले जाएगा, तो ये जो भारत के किसान है ये हमारा सामान खरीदेंगे कैसे? तो बोले कुछ ऐसा रेवेन्यू सिस्टम करो कि किसानों के पास इतना पैसा बचा रहे कि हमारा सामान खरीद सके। देखो चेंज इन लैंड रेवेन्यू, रैयतवारी और महलवारी। तो न्यू इकोनॉमिक सिस्टम, न्यू पॉलिटिकल सिस्टम, न्यू सोशल सिस्टम। विडो रिवेंज परमिशन दे दी। ऑफ अर्बन कल्चर, वेस्टर्न में नहीं कहूंगा, अर्बन। इस मैन्युफैक्चरिंग क्लास ने 19th century में, कल यही क्वेश्चन मैंने दिया था कि बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द इमर्जेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्लास इन ब्रिटेन प्रिपेयर्ड द ग्राउंड फॉर द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया। औद्योगिक क्रांति से उत्पादक वर्ग, औद्योगिक क्रांति से पैदा हुए उत्पादक वर्ग ने 19वीं शताब्दी में भारत की रूपरेखा तैयार की। यस, ये देखो, ये है नए भारत की रूपरेखा। अवध ओझा क्लासेस में जो आदमी एडमिशन लेगा उसको पूरी एनसीईआरटी फ्री में, और पूरा अवध ओझा क्लासेस में अगर आप एडमिशन लेते हो, अवध ओझा क्लासेस का स्लोगन पता है क्या है? नो कॉन्फिडेंस नो फीस। ये है अवध ओझा क्लासेस का स्लोगन। नो कॉन्फिडेंस नो फीस। नवंबर से एक नया बैच शुरू होने जा रहा है और सारे बैच की शुरुआत मैं करूंगा, 10 दिन में पाऊंगा। वो स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी जो इस एग्जाम में जीतने के लिए जरूरी होती है कि तैयारी मतलब क्या है, करना क्या है, क्या क्या सब उठाने हैं, वो सब मैं बताऊंगा। बाकी जितने भी टीचर पढ़ाएंगे वो 10 दिन में जो फॉर्मूले में बताऊंगा उन्हीं को लगाना है। यह है अवध ओझा क्लासेस का नारा, नो कॉन्फिडेंस नो फीस। बाकी पढ़ा तो बहुत लोग रहे हैं और पढ़ने से सिलेक्शन होगा नहीं, यह कंफर्म है। तो मैन्युफैक्चरिंग क्लास ने, ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, मैन्युफैक्चरिंग क्लास पैदा हुआ, इसने 19वीं शताब्दी में पूरे भारत की तस्वीर बदल दी। इकोनॉमी बदल दिया, पॉलिटी बदल दिया, सोसाइटी बदल दिया, कल्चर बदल दिया, और सबसे बड़ी बात कि धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी को ही खत्म कर दिया। जैसे समय के साथ मैन्युफैक्चरिंग क्लास पावरफुल होता गया, उसका ब्रिटेन के पार्लियामेंट में दबदबा बढ़ता गया,
तो वैसे धीरे धीरे उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ही खत्म कर दिया। और 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज रिप्लेस्ड बाय ब्रिटिश क्राउन। तो 1813 के बाद आफ्टर 1813 मैन्युफैक्चरिंग क्लास प्लेड द मेजर रोल इन फ्रेमिंग द पॉलिसीज ऑफ इंडिया। लिखो नोट करके, 1813 के बाद मैन्युफैक्चरिंग, 1813 के बाद मैन्युफैक्चरिंग क्लास प्लेड अ मेजर रोल इन फ्रेमिंग द पॉलिसीज फॉर इंडिया। विच पॉलिसीज? इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब जो भी पॉलिसी बनेगी इकोनॉमिक, वो इसको ध्यान में रख के बनेगी, मैन्युफैक्चरिंग क्लास को ध्यान में रख के बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा किया जाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल निकालना है भारत से और ब्रिटेन के फिनिश गुड्स को भारत के बाजार में पहुंचाना है। तो भारत से रॉ मटेरियल ले जाना है और ब्रिटेन के फिनिश गुड्स को भारत के बाजारों में बेचना है। तो उसके लिए क्या करना होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ा काम क्या हुआ? ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, अगले हेडिंग में पढ़ेंगे। फिर पॉलिटिकल पॉलिसीज, पॉलिटिकल पॉलिसी, धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां छीन ली गई, धीरे धीरे कर ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां छीन ली गई। और सेंट्रलाइजेशन, सोशल पॉलिसीज, रिफॉर्म्स किए गए, सती सिस्टम का एंड किया गया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे परिवर्तन मैन्युफैक्चरिंग क्लास के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर किया गया। तो ये खत्म हुई हमारी सेकंड हेडिंग का। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज में पहला हेडिंग क्या था? कमर्शियल पॉलिसीज। तो कमर्शियल पॉलिसीज में कितने फेस? 3 फेस। पहला फेस कमर्शियल पॉलिसीज, (1600) से 1857। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज पहला फेज 1600 से 1757। EIC, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, व्यापारिक संगठन। सेकेंड फेज 1757 से 1813, ओपन प्लंडर, खुली लूट। थर्ड फेज 1813 से 1857, द गाइडिंग फोर्स मैन्युफैक्चरिंग क्लास। कमर्शियल पॉलिसीज 1600 से 1857। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज में पहली हेडिंग थी कमर्शियल पॉलिसीज, और ये कमर्शियल पॉलिसीज 3 फेसेस में। पहला फेज 1600 से 1757, EIC क्या थी? व्यापारिक संगठन, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। सेकेंड फेज 1757 से 1813, ओपन प्लंडर। थर्ड फेज 1813 से 1857, इंपैक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्लास। कमर्शियल पॉलिसीज, ये कनेक्टिविटी सीखो, कनेक्टिविटी, विजुअलाइजेशन। तुम किताबों से जुड़ना चाहते हो, ये अच्छी बात है। जिस दिन किताबें तुमसे जुड़ी, तुमको भगवान बना देंगे। खुदा तो मैं नहीं कहूंगा, मुसलमान नाराज हो जाएंगे, कहते कोई खुदा बन ही नहीं सकता। लेकिन तुम किताबों से जुड़ना चाहते हो,
अच्छी बात। जिस दिन किताबें तुमसे जुड़ गई, तुमको भगवान बना देंगे। कैसे? तुम्हारे समझने की क्षमता, देखने की क्षमता दो विकसित कर देंगी। एक तो तुम्हारी समझने की क्षमता विकसित कर देंगी और दूसरे तुम्हारी अंतर्दृष्टि खोल देंगी, इनसाइट। और इन दोनों के सहारे तो भगवान बन जाओगे। इसलिए इस देश में जब किताब पैर से टच होती है ना, तो उनसे अपने मत्थे पे लगाते हैं, क्योंकि किताबों में भगवान बनाने की क्षमता है। और अवधोजा से अगर पढ़ रहे हो और दुख है और असफलता है तो छोड़ दो। अगर तुम अधोझा से पढ़ रहे हो और तुम्हारे जीवन में दो चीजें हैं, एक दुख, सौरो और फेलियर, तो छोड़ दो यार, मत पढ़ो, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा ही नहीं। अवधोजा से पढ़ने में अगर दो चीजें हैं, सौरो और फेलियर, तो फिर तुम समझ ही नहीं पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। इसका मतलब मेरा काम है तुम्हें सिखाना। सिखाने से तुम्हारी इंसाइट बढ़ेगी और समझ बढ़ेगी, दुख खत्म और असफलता खत्म। अगली हेडिंग, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निर्गमन सिद्धांत। ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निर्गमन। देश में बहुत सारे लोग कहते हैं मुगलों ने लूटा हमको। अच्छा, कैसे? नहीं लूटा भैया हमको। अच्छा, तो कैसे लूटा? नहीं भैया लूटा था भैया, मुगलों ने हम लोगों को लूटा। अब जिसकी आंखें थोड़ी सी अगर जिंदा है, थोड़ी सी, मुगल शासन कब से कब तक रहा? 1526 1707। और इसके बाद ब्रिटिश शासन, अंग्रेजी हुकूमत, और 200 साल इन्होंने भारत को लूटा। जब सब ये लूट लिए, जब सब ये लूट लिए, तो ये कहां का धन लेके गए? क्योंकि जब ये गए 1947 में, 1757 से 1947, तब भारत ड्रीम, गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, जब ये गए तो ये तो कमा के रख गए होंगे जिन्होंने लूटा। क्योंकि इनके बाद जब ये गए, ये ऐसा भारत छोड़ के गए, बोन मैरो तक निकाले गए। नहीं वो मुगलों ने लूटा था, तब इन्होंने क्या लूटा? जब सब मुगल लूट के ले गए तो इन्होंने क्या लूटा फिर? भाई तुम घर में कुछ पैसा कमा के रखे हो तभी तो डकैती पड़ेगी, और तुम ही कटोरा लेके बाहर बैठे हो। तो ये जो लूट की इन्होंने 1757 से 1947,
1757 से 1947 ब्रिटिश अंडर्ड इंडिया थ्रू ड्रेन ऑफ वेल्थ। कैसे? कैसे? 3 फेजेस में। अब ये डायग्राम बना लो। 3 फेजेस, 3 फेज। पहला फेज 1757 से 1813 इंग्लैंड, इंडिया। इस तरफ इंग्लैंड क्या हो रहा था, इंडिया में क्या हो रहा था? इंडियन इकोनॉमी बिकेम स्लेव ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी बिकेम द स्लेव ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। तो जो जरूरत इंग्लैंड की होगी, भारत की इकोनॉमी उसको पूरा करेगी। तो 3 फेज में ड्रेन हुआ। 1757 से 1813 इंग्लैंड में क्या हो रहा है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैज स्टार्टेड। औद्योगिक क्रांति शुरू हुई है। शुरू हुई है 1757 से 1813 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैज स्टार्टेड। औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, यानी फैक्ट्रियां लग रही हैं। तो जब फैक्ट्रियां लग रही हैं तो किसकी जरूरत है? ब्रिटेन, इंग्लैंड को किस जरूरत है? धन की, कैपिटल। उस कैपिटल की जरूरत को किस पूरा किया? इंडिया ने। किस रूप में? ब्राइब्स एंड गिफ्ट्स। और यही शुरुआत हुई ड्रेन ऑफ वेल्थ। नॉट ओनली ब्राइब एंड गिफ्ट, सिर्फ ब्राइब एंड गिफ्ट नहीं, इन्वेस्टमेंट। ये क्या था? इन्वेस्टमेंट। 1765 एक नए ट्रेन की शुरुआत हुई, इन्वेस्टमेंट। ये क्या था? 1765 में कंपनी को क्या मिला? दीवानी। किसका? बंगाल, बिहार, उड़ीसा का। दीवानी मतलब द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, कर एकत्र करने का अधिकार। तो बंगाल के टैक्स से, बंगाल के रेवेन्यू से बंगाल का माल खरीदा, फिर उसे पूरी दुनिया के बाजार में बेचा और प्रॉफिट कहां भेजा? इंग्लैंड। इसको क्या बोलते थे? इन्वेस्टमेंट। इसकी शुरुआत हुई 1765। पहला चरण। दूसरा 1813 से 1857 इंग्लैंड में क्या हो रहा है? इंडस्ट्रीज आर एस्टैब्लिश्ड। इंडस्ट्रीज आर एस्टैब्लिश्ड मतलब उद्योग स्थापित हो चुके हैं। 1813 से 1857 इंडस्ट्री आर एस्टैब्लिश्ड, उद्योग स्थापित हो चुके हैं। अब किसकी जरूरत है? रॉ मटेरियल की, कच्चे माल की। और किसकी जरूरत है? मार्केट की। दूसरा चरण, इंडस्ट्री आर एस्टैब्लिश्ड, उद्योग स्थापित हो चुके हैं। तो किसकी जरूरत है? कच्चे माल की। और किसकी जरूरत है? मार्केट की। तो भारत में इस फेज में एक नया दौर शुरू हुआ, फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार। अरे यार, फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार।
लेकिन मैंने कहा कि पॉलिटी इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी, राजनीति अर्थव्यवस्था की संरक्षिका है, एंड इंडियन पॉलिटी इज इन द हैंड ऑफ ब्रिटिश, और भारत की राजनीति अंग्रेजों के हाथ में। So they framed economic policies in such a way that India became agricultural farmhouse. India became agricultural farmhouse of industrial Britain. Second phase. Polity is the guardian of economy. राजनीति अर्थव्यवस्था की संरक्षिका है। And Indian polity was in the hand of British. भारत की राजनीति ब्रिटानियों के हाथ में, और उन्हें आर्थिक नीतियां ऐसी बनाई कि भारत क्या बना? कृषि फार्म। किसका? औद्योगिक ब्रिटेन का। सेकंड फेज। अब हमसे वो खरीदते थे कॉर्न 5 रुपया केजी। क्या खरीदते थे? कॉर्न 5 रुपया केजी। मक्का खरीदते थे 5 रुपया किलो। हमको क्या बेचते थे? कॉर्नफ्लेक्स 100 रुपए का 100 ग्राम। तुमसे खरीदते क्या थे? मक्का 5 रुपया किलो, और रिटर्न में हमको बेचते थे कॉर्नफ्लेक्स 100 रुपए का 100 ग्राम। थर्ड फेज 1857 से 1947। पीक ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। औद्योगिक क्रांति अपने चरम पे पहुंच गई। सेवनटीन 1750 में शुरू हुई, 1857 साल औद्योगिक क्रांति चरम पे पहुंच गई। क्या हुआ? लेबर बिकेम कॉस्टली और इंटरनल मार्केट वॉज एग्जॉस्टेड। औद्योगिक क्रांति चरम पे पहुंच गई। इससे क्या हुआ? श्रम महंगा हो गया, लेबर बिकेम कॉस्टली, और आंतरिक बाजार एग्जॉस्ट। जैसे आज अमेरिका के साथ, आज अमेरिका के पूंजीपति नए बाजार ढूंढ रहे हैं, और उनके लिए सबसे बड़ा बाजार है भारत। आज वो नए इन्वेस्टमेंट का एरिया ढूंढ रहे हैं, और उनके लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का एरिया है भारत। जिस काम के लिए वो 50,000 रुपये महीना देंगे अमेरिका में, भारत का मजदूर उसको 5,000 रुपये में करेगा, और कहीं कहीं तो पूरे महीने में सिर्फ खाने और रहने पे कर देगा। चीप लेबर। थर्ड फेज पीक ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन। औद्योगिक क्रांति का चरमोत्कर्ष। बस श्रम महंगा हो गया, आंतरिक बाजार एग्जॉस्ट हो गई। अब ब्रिटेन के उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट और पूंजीपति कैपिटलिस्ट, उनको नया एरिया चाहिए था इन्वेस्टमेंट के लिए, और सबसे प्यारा ऑप्शन भारत। 19वीं सेंचुरी में इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे प्यारा ऑप्शन भारत। किसके लिए? ब्रिटेन के लिए। और 21st सेंचुरी में इन्वेस्टमेंट के लिए अमेरिका के लिए सबसे प्यारा ऑप्शन भारत। तो ये चरण किसका था? इन्वेस्टमेंट का। प्लंडर थ्रू इन्वेस्टमेंट। लूट कैसे हो? इन्वेस्टमेंट के द्वारा। एग्जाम्पल, रेलवेज। अब रेलवे प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए था, भारतीय बैंकरों ने कहा हमसे ले लो परसेंट पे। अब सरकार को रेलवे प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए, जैसे हम मेट्रो प्रोजेक्ट बनाया जापान की मदद से, ऐसे इस समय रेलवे प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए। तो भारत के बैंकरों ने, मारवाड़ियों ने कहा कि हमसे ले लो 1% ब्याज पे। और अगर भारत के मारवाड़ियों से 1% ब्याज पे ले लेते तो
भारत का पैसा भारत में रहता। इन्होंने ब्रिटिश बैंकरों से लिया 5% ब्याज पे, भारत के बैंकरों से नहीं लिया, ब्रिटिश बैंकरों से लिया 5% ब्याज पे, वो भी गवर्नमेंट गारंटी। एक तो 5% ब्याज और दूसरा गवर्नमेंट गारंटी, सरकार की गारंटी कि अगर घाटा हुआ तो भारत के रेवेन्यू में से तुम रिटर्न करेंगे। ऑफ वेल्थ यहां कैपिटल के रूप में, यहां रॉ मटेरियल के रूप में, यहां इन्वेस्टमेंट के रूप में। और सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसके अलावा बहुत सारे तरीके, होम चार्जेस, जो यहां के अधिकारी रिटायर होके जाते थे, होम चार्जेस, फिर वॉर्स, और इस पूरे पिक्चर भारत के सामने किसने पेश किया? दादा भाई नेहरू जी ने, कि हमें ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ना है। लोगों ने कहा क्यों? दादा भाई नेहरू जी ने कहा ड्रेन ऑफ वेल्थ। किस किताब में कहा? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।